हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज हम अपने इस चैनल में स्पीडी पब्लिकेशंस अगस्त 2023 से 1 जुलाई 2024 तक के जो करंट अफेयर्स हैं उसमें से हम परीक्षा के हिसाब से परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन से तथ्य हैं जो आपकी परीक्षा के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखिए, अक्सर ही परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का जो गणतंत्र दिवस मना था इस साल, उसमें जो हमारे विदेश से मुख्य अतिथि आए थे वो कौन थे, है ना। तो आप ये देख सकते हैं इस बार जो हमारा भारत के अंदर गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया था, यानी कि भारत का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के जो मुख्य अतिथि थे जो भारत में आए थे वो कौन थे। इसी तरह से हर गणतंत्र दिवस पर इस तरह का सवाल पूछ लिया जाता है। हर परीक्षा में ही ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और ये आ जाता है ज़्यादातर परीक्षाओं में। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो किस देश के थे। वो थे हमारे फ्रांस देश के, और ये फ्रांस के कौन थे? राष्ट्रपति थे। इनका नाम था इमैनुएल मैक्रोन। इमैनुएल मैक्रोन, ठीक है। और ये कब आए थे भारत में? ये 75वां भारत ने अपना गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मनाया था, तब ये भारत आए थे। कौन? इमैनुएल मैक्रोन। अगला देखिए, राज्य केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सी थी। यानी जो हमारा गणतंत्र दिवस था उस दिन जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था उसमें कौन सा जो राज्य था वो प्रथम था? वो था आपका उड़ीसा राज्य। कौन सा? उड़ीसा राज्य। और अगर हम उसका विषय पूछे कौन सा था, तो ये था विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, ये इसका जो है थीम थी या इसका विषय था। अगला है, यदि ये पूछा जाए एग्जाम में कि कौन सा मंत्रालय विभाग था जिसको कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था, तो ये था आपका संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय को आपका सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था। और इसमें विषय क्या था? इसमें था भारत लोकतंत्र की जननी। भारत लोकतंत्र की जननी। मतलब अगर आपसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाएगा कौन सी झांकी सबसे अच्छी थी, तो आप बताएंगे उड़ीसा राज्य की थी। उसकी थीम क्या थी? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। और यदि आपसे पूछा जाए किस विभाग या मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था, तो आप बताएंगे संस्कृति मंत्रालय। और उसकी थीम क्या थी? भारत लोकतंत्र की जननी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। 2022-23 में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं जो उनको दूसरे देशों के द्वारा प्रदान किए गए हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला है हमारा एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ प्लाऊ। एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ प्लाऊ। कौन सा है? एबाकल अवार्ड। और कौन सी है ये? प्लाऊ की तरफ से मिला है। तो ये किस देश ने इनको दिया है? ये दिया है पलाऊ गणराज्य। पलाऊ गणराज्य ने इनको दिया है। किसको? श्री नरेंद्र मोदी जी को। कौन सा अवार्ड? एबाकल अवार्ड। तो इसमें आप ये वर्ड पकड़ सकते हैं एग्जाम में, प्लाऊ आ रहा है तो बस प्लाऊ गणराज्य इसका आंसर हो गया। और यदि नाम पूछते हैं अवार्ड का तो कौन सा है? एबाकल। अगला है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये कौन से देश का है? फिजी देश का ही है। ये फिजी देश का है। आसान है ये। अगला देखिए, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पापुआ न्यू गिनी, ये इस देश के द्वारा इनको प्रदान किया गया है। फिजी में तो फिजी वर्ड आ गया है, पलाऊ में पलाऊ है, और लोगोहू में पापुआ, लोगोहू पापुआ। अगला देखिए, ऑर्डर ऑफ द नाइल, नाइल नदी आप जानते ही हैं। तो ये कहाँ पर है? मिस्र में। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये कहाँ का हो गया? मिस्र का हो गया, या ये इसे कह सकते हैं इजिप्ट का हो गया। ठीक है, आगे देखिए, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये कहाँ का है? ये है आपका फ्रांस का। लीजन फ्रांस। अगला आप देखिएगा, इसी तरीके से अगला हमारा पॉइंट है, ये भी इसमें भी सेम ही कह रहे हैं, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द, इधर तो था ऊपर लीजन, नीचे क्या है? ऑर्डर ऑफ ऑनर। तो ऑर्डर वाले में आपका ग्रीस आएगा और लीजन वाले में आपका फ्रांस आएगा। लीजन फ्रांस,
ऑर्डर ग्रीस लीजन फ्रांस। ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्यालपो, ठीक है, ये 2024 में मिला है मोदी जी को, और ये कहाँ का है? भूटान, ग्यालपो भूटान। तो ये कुछ पुरस्कार थे जो कि प्रधानमंत्री जी को वर्ष 2023 से 24 तक प्रदान किए गए हैं विभिन्न देशों के द्वारा। ये अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। आगे देखिएगा, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि आमुक डिक्शनरी के द्वारा कौन सा शब्द वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहला है हमारा डिक्शनरी कौन सी है? ऑक्सफोर्ड। इसमें क्या है? देखिए, यदि हम वर्ड ऑफ द ईयर 2023 का देखें तो होगा रिज। क्या है? रिज। ये आपका शब्द यानी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है किस डिक्शनरी के द्वारा? ऑक्सफोर्ड के द्वारा, ठीक है। इसमें पुराने वैसे आते नहीं हैं 21 और 22 के, क्योंकि करंट का ही पूछा जाता है, तो मैं आपको करंट का ही बता रही हूँ। मरियम बैबिस्टर, इसमें क्या चुना गया? ये भी एक डिक्शनरी का नाम है। इसमें जो वर्ड है ऑथेंटिक वर्ड, मरियम बैबिस्टर ऑथेंटिक। अगला है आपका कैम्ब्रिज डिक्शनरी। इसमें कौन सा शब्द है? हेलुसिनेट। अगला है कॉलिंस डिक्शनरी। इसमें कौन सा है? एआई। कॉलिंस डिक्शनरी में कौन सा शब्द है? एआई, ठीक है, जिसको कि वर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार या वर्ड ऑफ द ईयर, माफ़ कीजिएगा, चुना गया है। अगला है डिक्शनरी.com में कौन सा है? इसमें भी हेलुसिनेट है। कौन सा? हेलुसिनेट। तो आपका कैम्ब्रिज और आपका ये जो है कौन सा? डिक्शनरी.com, इन दोनों में ही कौन सा शब्द है? इन दोनों में ही आपका हेलुसिनेट शब्द है, ठीक है, कैम्ब्रिज और डिक्शनरी.com में। आगे चलते हैं। इसरो का वर्ष 2022-23 के प्रमुख मिशन, यानी कि जो हमारा इसरो है, भारत का इसरो, इसके जो हैं कौन कौन से प्रमुख मिशन हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला मिशन कौन सा है? इनसैट 3DS। इसकी प्रक्षेपण तिथि क्या थी? इसकी थी 17 फरवरी 2024। और इसको किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो ये था आपका GSL-5-F14। अगला है आपका एक्सपोसेट मिशन। तो ये कब आपका प्रक्षेपण तिथि क्या थी इसकी? इसकी थी 1 जनवरी 2024। और इसे किस यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? PSLV C-58। अगला है आपका गगनयान का पहला परीक्षण उड़ान। गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान ये कब की गई? ये की गई 21 अक्टूबर 2023 को। और कौन से यान या रॉकेट के द्वारा? तो ये है TV-D1, ठीक है। अगला देखते हैं हम आदित्य L1। इसकी जो प्रक्षेपण तिथि थी वो क्या थी? ये थी आपकी 2 सितंबर 2023। और किस यान के द्वारा या रॉकेट के द्वारा की गई है? PSLV C-57। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, PSLV C-57। और ये क्या है आपका? ये है आपका मिशन या उपग्रह। ऊपर भी मैंने आपको बताया था गगनयान, वो भी आपका इम्पॉर्टेंट था। गगनयान वाला मैं आपको बताना भूल गई। देखिए, ये जो गगनयान वाला था ये भी इम्पॉर्टेंट है, TV-D1। अगला है आपका DS-SAR मिशन। ये कब आपका है? इसकी तिथि क्या है प्रक्षेपण की? 30 जुलाई 2023। और कौन से प्रक्षेपण यान या रॉकेट के द्वारा है? PSLV C-56, ठीक है। देखिए, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला है चंद्रयान 3 भी इम्पॉर्टेंट है। 14 जुलाई 2023 इसकी प्रक्षेपण की तिथि थी। और इसका जो यान या रॉकेट था LVM-3-M4। आसान है, देखिए, LVM-3-M4। अगला है आपका NVS-01। इसकी प्रक्षेपण की तिथि थी 29 मई 2023। और इसको किसके द्वारा किया गया है? इसको किया गया है आपका GSLV-F12, ठीक है। आगे देखते हैं टेलेओस TELEOS-2। इसकी जो आपकी प्रक्षेपण तिथि थी वो क्या थी? 22 अप्रैल 2023। और ये जो यान था ये कौन सा था? PSLV-C-55।
अगला है वन वेब इंडिया 2, वन वेब इंडिया 2, इसकी क्या है 26 मार्च 2023 और प्रक्षेपण यान है LVM3-M3, ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपका। अगला है EOS-7, 10 फरवरी 2023 और SSLV-D2 यान के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया। अगला है EOS-6 जो कि पहले किया गया था, कब 26 नवंबर 2022 और ये आपका PSLV C-54 के द्वारा। अभी हमने ऊपर देखा था वन वेब इंडिया 2, अभी नीचे है वन वेब इंडिया 1, ये कब था 23 अक्टूबर 2022 और इसका कब था LVM3-M2, बस अंतर यह है यहाँ पर M3 था, यहाँ पर M2 है, ठीक है। LVM3 ऊपर और LVM3-M2 नीचे। अगला देखते हैं इसरो के आगामी मिशन, जो आपका इसरो है इसके आने वाले मिशन कौन कौन से हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है गगनयान, कौन सा गगनयान, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके चारों ही जो मिशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ऊपर वाले जो 3 हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है गगनयान-1/2, इसकी तिथि क्या है 2024, तिथि क्या वर्ष बोलूँगी मैं 2024, और क्या है खास बात, ये भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम है, कौन सा गगनयान-1/2, मानव रहित है, ठीक है, यानी इसके अंदर कोई भी मानव बैठकर अंतरिक्ष में नहीं जाएगा, कौन सा गगनयान। अगला है शुक्रयान-1, ये भी 2024 का है और इसमें क्या है शुक्रयान, नाम से ही पता चला है शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए इस यान को भेजा जाएगा। अगला है मंगलयान-2, 2024 मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन, कौन सा भारत का ये दूसरा है और ये किसके लिए है, मंगलयान, तो मंगल ग्रह के लिए ही है। अगला है निसार 2024 पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा और इसरो, देखिए निसार नासा और इसरो का ये क्या है संयुक्त मिशन है, ठीक है, संयुक्त मिशन है, कौन सा निसार, ठीक है, और ये क्यों है पृथ्वी की निगरानी करने के लिए। आगे हम देखते हैं प्रोजेक्ट चीता, अब हम इसकी बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट चीता की। देखिए प्रोजेक्ट चीता, आप मुझे बता सकते हैं हम कब सेलिब्रेट करते हैं टाइगर डे, हम सेलिब्रेट करते हैं 29 अगस्त को, कब करते हैं 29 अगस्त को। अब देखिएगा प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 दिसंबर 2022 को नामीबिया से कितने 8 अफ्रीकी चीतों को, जिसमें से 5 मादा थी और 3 नर थे, इनको मध्य प्रदेश के क्रूनो नेशनल पार्क यानी कि क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था, जिसमें से एक मादा चीता साशा की मौत हो चुकी है, ठीक है। और कब लाया गया था, मोदी जी का जिस दिन जन्म दिवस था 17 दिसंबर 2022 को। इनकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है, यानी कि कौन सा प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत यदि आपसे पूछा जाए अगले 5 वर्षों में कितने चीतों को भारत लाने की योजना है तो 50 चीतों को, ठीक है। यदि ये पूछा जाए किस देश से लाए गए थे 2022 में 17 सितंबर को, तो नामीबिया देश से। और यदि ये पूछा जाए कि कितने थे 8 अफ्रीकी चीते थे, कितने मादा थे 5 मादा 3 नर, हालांकि इतनी डिटेलिंग नहीं आएगी, 5 मादा 3 नर। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, मध्य प्रदेश में लाए गए, कौन से राष्ट्रीय पार्क में, तो क्रूनो आपके राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए। और एक जिस मादा चीते की मृत्यु हो गई इसका नाम क्या था, साशा, ठीक है, साशा। आगे बढ़ते हैं, बाघ गणना रिपोर्ट। देखिए इसका जारीकर्ता कौन है, इसका जारीकर्ता है आपका भारतीय वन्य जीव संस्थान। कौन है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कौन सी बाघ गणना रिपोर्ट को जारी करता है, और ये कब की गई थी, लास्टली 2022 में, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था 29 जुलाई 2023 को हम क्या बनाते हैं, बाघ दिवस बनाते हैं, टाइगर्स डे बनाते हैं। भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3682 यानी 3682। इससे पूर्व जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें कितनी थी, उसमें थी 3167, कितनी 3167, यानी कि कितने का डिफरेंस आया, आप इन दोनों में कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना आया है। यह आपका डिफरेंस आया है लगभग
515 515 चीते जो हैं इनकी संख्या बढ़ गई है आपकी, ठीक है, 515 चीतों की। आगे देखिएगा, इससे पूर्व विश्व का 75% बाघ केवल भारत में कहाँ पाया जाता है, यानी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो टाइगर्स पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, भारत में। और यदि भारत में भी हम किस राज्य में पूछें तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। आगे देखिए, 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि कितने प्रतिशत दर्ज की गई, 2018 से 22 तक तो ये की गई है आपकी 24.1%, 24.1% की संख्या में इनकी वृद्धि हुई है, किनकी, बाघों की संख्या में। अगला है जिम कॉर्बेट रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है। इसमें देश के सबसे ज़्यादा बाघ हैं। कितने बाघ हैं, 260। यानी अगर कंफ्यूज मत होइएगा, अगर राज्य पूछेंगे कहाँ सबसे ज़्यादा है तो वो मध्य प्रदेश है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा किस रिजर्व में या किस कहना चाहिए नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा है तो वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। इसमें कितने बाघ हैं, इसमें 260 बाघ हैं। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 थी तथा 2022 में ये 54 हो गई, ठीक है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है, 3924, और इनकी जो वार्षिक वृद्धि दर है वो कितनी है, 6.1, यानी ये हर साल प्रतिशत के रूप में 6.1% बाघ हमारे भारत में बढ़ जाते हैं। और यदि आप डेटा देखेंगे तो देखिए दोनों में डिफरेंस है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार कितने बाघ हैं, 3925, और मैंने आपको भी ऊपर बताया था बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार कितने हैं, तो ये हैं आपके 3682, यानी कि लगभग 300 बाघों का डिफरेंस है इन दोनों की रिपोर्ट में। पर्यावरण वाले में ध्यान रखिए, बड़ा नाम है पर्यावरण, वन एवं जलवायु, तो उसमें ज़्यादा बाघ हैं, और बाघ गणना रिपोर्ट में कम संख्या है, 3682 की संख्या है। आगे बढ़ते हैं हम। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021। देखिए, पर्यावरण एवं वन मंत्री कौन से हैं, भूपेंद्र यादव। मैंने आपको भी इसकी जब मैंने अपनी वीडियो करवाई थी जिसमें हमने मोदी मंत्रिमंडल की बात की थी, कैबिनेट मिनिस्टर्स और जो अभी हमारे नए फॉर्म हुए हैं उन सब के, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे याद करना है कौन सा मंत्री किस मंत्रालय का है। तो देखिए आप, भू मैंने आपको बताया था, पर्यावरण, वन, तो भू माने ज़मीन, तो ज़मीन पे क्या होगा, पर्यावरण होगा, वन होगी, तो ये मंत्रालय किसके पास है, भूपेंद्र यादव जी के पास। तो इन्होंने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 ये जारी की थी, और ये 17वीं रिपोर्ट थी। कौन सी थी, 17वीं। अब आप देखिए इसमें से क्या पूछ लेते हैं परीक्षा के हिसाब से, देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है, तो ये है आपका, भारत की बात हो रही है, कुल टोटल ये है आपका 24.62%। यदि ये पूछें देश में कुल वनावरण, केवल वनावरण पूछें तो कितना है, 21.71%। यदि ये पूछें कुल वृक्षावरण कितना है तो ये आपका कितना है, 2.91%। यदि आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका 24.62 अपने आप आ जाएगा। किन दोनों को ऐड करके, यदि आप कुल वनावरण और कुल वृक्षावरण को ऐड कर देंगे। अगला देखिए, कुल वृद्धि, कुल वृद्धि कितनी हुई है वन और वृक्षावरण में, तो ये हुई है आपकी 2261 वर्ग किलोमीटर, यानी ये कुल वृद्धि हुई है दोनों ही श्रेणी में, वन में और वृक्षावरण में। अच्छा, ये पूछें अगर वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है तो ये आपको बताना है 2019 की तुलना में 0.22%, 0.22%, और वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है तो ये हुई है आपके 0.76%। अगला देखिए, देश में कुल मैंग्रोव वन कितने पाए जाते हैं, तो ये आपके पाए जाते हैं, और इनमें कितनी वृद्धि हुई है, ये इनमें वृद्धि हुई है 17 किलोमीटर स्क्वायर, 17 किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, हमें पता है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके पश्चिम बंगाल में है इधर पूर्व की साइड, और उसके बाद गुजरात में है पश्चिम की साइड। बंगाल में सबसे ज़्यादा है, 42.33% है, गुजरात में उसके लगभग आधे ही हैं, 54% हैं। उसके बाद कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में 12.34। तो इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला कौन सा राज्य है, तो आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल, या ये आ सकता है कि पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे नंबर पे सर्वाधिक मैंग्रोव वन
किस राज्य में है? तो आपको पता होना चाहिए गुजरात में। पश्चिम बंगाल में कितना प्रतिशत है? 42.33% और गुजरात में आपका 23.54%। अगला है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य। ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो आपका राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश, यानी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में जो है क्या लगे हुए हैं? वन लगे हुए हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश कितना है ये? 77,493 किलोमीटर स्क्वायर। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में और इसके बाद छत्तीसगढ़ में। तो देखिए वैसे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका मध्य प्रदेश है, लेकिन 1% आजकल ये थोड़ा ट्रेंड में भी मैंने देखा है कि पहला वाला, क्योंकि आमतौर पे सभी को पता होता है, तो कंपटीशन क्रिएट करने के लिए पहला वाला दे के आपसे दूसरा वाला पूछ लेते हैं कि मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश। बताइए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था, ईटानगर। क्या ट्रिक थी इसकी? अरुण ने ईटा मारा। आगे देखिए, सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम वन क्षेत्र यानी जिस राज्य में सबसे कम एरिया में वन लगे हुए हैं वो है आपका हरियाणा। ठीक है, हरियाणा सबसे कम है। फिर उसके बाद उससे ज़्यादा कहाँ है? पंजाब में। और उससे ज़्यादा कहाँ है? गोवा में। अगला देखिए, वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य, यानी कि सबसे ज़्यादा वनावरण में वन किसने लगाए हैं? कहाँ वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये है आपकी आंध्र प्रदेश में। फर्स्ट नंबर पे आंध्र प्रदेश, सेकंड में तेलंगाना, थर्ड में ओडिशा। अगला देखिए, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? प्रतिशत, वहाँ पे क्षेत्र की बात हो रही थी, यहाँ क्या बात हो रही है? प्रतिशत की। प्रतिशत की तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है सर्वाधिक वनावरण का वो है आपका मिजोरम में। और क्षेत्रफल के हिसाब से पूछेंगे तो कौन सा था? आपका था मध्य प्रदेश। ठीक है, और सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए दोनों ही जगह अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे है, परसेंटेज वाइज भी और एरिया वाइज भी। और यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या है? मेघालय। ठीक है, तो हम देख सकते हैं मिज़ोरम में जितना क्षेत्रफल है मिज़ोरम का, उसका 84.53% क्षेत्र पर क्या है? वनावरण हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, देश में वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? कुल कार्बन स्टॉक तो ये कितना है? 7204 मिलियन टन अप्रॉक्सीमेटली, लगभग 7204 मिलियन टन अप्रॉक्सीमेटली है ये आपका। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लिया है जो कि अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। आप मेरी वीडियोस को यदि 2 से 3 बार देखेंगे तो मैं निश्चित तौर पे कह सकती हूँ कि आपको ये बहुत जल्दी दिमाग में बैठ जाएगा और याद हो जाएगा। आपके जो भी सुझाव हैं, अच्छे या बुरे, वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक पहुँचा सकते हैं। और यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी मैं इसी तरह से कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोस को बनाती रहूँ, अपलोड करती रहूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और आप मेरा मनोबल बढ़ाते रहें, वो बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।